हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज सीमाव हियर। क्लास 12th यानी कि पॉलिटिकल साइंस रहेगा, राजनीति विज्ञान रहेंगे। इसमें 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेगा जो कि सेशन 2023-24 के जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी में होने हैं। अगर आपने इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो ये रहा पहला क्वेश्चन कि रंग भेद की प्रथा है, यानी कि रंग भेद की प्रथा कैसी प्रथा है। ऑप्शन है नस्लीय भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, मानव व्यवहार है या फिर भाषाई अंतर है। तो याद रखेंगे रंग भेद की प्रथा जो थी वो अफ्रीका में प्रचलित थी, है ना, साउथ अफ्रीका में। आप लोगों को याद होगा वहां पे नेल्सन मंडेला ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, तो ये जो था कैसा भेदभाव था वो बताना है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए यानी कि नस्लीय भेदभाव होगा। रंग भेद की जो प्रथा है वो एक नस्लीय भेदभाव है। अगला क्वेश्चन है नंबर दूसरा, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। देखिए बांडुंग की सम्मेलन की जब बात करेंगे हम तो वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। ऑप्शन है 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा 1955 में। बांडुंग सम्मेलन 1955 में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है नंबर 3 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व किन 2 गुटों में यानी किन गुटों में बंट गया था। यहां पे ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है। पहला है कि यूएसए और यूके में बंट गया था, यूएसए और चीन में बंट गया था, यूएसए और कोरिया में बंट गया था या फिर यूएसए और यूएसएसआर में बंट गया था। याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी की पूरी दुनिया 2 गुट में बटी थी। एक गुट का नाम था यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा था यूएसएसआर यानी कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। याद रखेंगे यानी कि यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, इन 2 गुटों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी की पूरी विश्व बढ़ गई थी। याद रखेंगे ये बात। और यूएसए के नेतृत्व में एक नाटो नाटो का ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई थी। किसने करा था ये? यूएसए ने किया था। यूएसए अपने साथ कुछ कंट्रीज को, कुछ यूरोपियन कंट्रीज को एक साथ मिलकर के नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। और वहीं पे यूएसएसआर ने यूरोप के कुछ कंट्रीज को मिलकर के, यूएसएसआर तो नहीं, स्पेशली कहा जाए तो यूएसएसआर कुछ कंट्रीज के ग्रुप हैं। स्पेशली इसको मेन लीड कर रहे थे कौन? रशिया यानी कि रूस कर रहा था। और इन्होंने वार्सो पैक्ट क्या किया था? संधि स्टार्ट की थी। वार्सो पैक्ट, ये बात याद रखनी है। वार्सो पैक्ट किया था, ये रशिया ने किया था। यूएसएसआर यानी कि सारे के सारे कुछ कंट्रीज मिलकर के यूरोप के आप कह सकते हो। और यहां पे यूएस यानी अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। ये बात याद रखनी है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला सवाल आता है नंबर 4 में, गुट निरपेक्षता के वास्तुकार कौन थे? गुट निरपेक्षता के वास्तुकार। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, नाम के बारे में तो सुना होगा, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको हम लोग गुट निरपेक्षता के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आर्किटेक्ट कौन थे, वास्तुकार? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर वाई.बी. चौहान या फिर इंदिरा गांधी। तो याद रखेंगे गुट निरपेक्षता के जो वास्तुकार थे वो पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 5 में, 1956 में, कब की बात करें? 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र पर क्या कर दिया था? आक्रमण किया था। बट रीजन क्या था, क्यों किया था, यह सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है पनामा नहर के मुद्दे को लेकर के, या स्वेज नहर के मुद्दे को लेकर के, या ब्रुक्स नहर के मुद्दे को लेकर, या फिर सू नहर के मुद्दे को लेकर। तो हम बात कर रहे हैं मिस्र। मिस्र एक अफ्रीकन कंट्री है। क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री है, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। तो याद रखेंगे वो आपके पनामा नहर नहीं होगा, क्योंकि पनामा नहर का आप लोकेशन देखेंगे तो कहीं और यानी अमेरिका चले जाएगा। और यहां पे होना है ऑप्शन बी, क्योंकि स्वेज नहर जो है एक साइड आपके, स्वेज नहर के एक साइड आपको एशिया देखने को मिलेगा और दूसरे साइड आपको अफ्रीका मिलेगा। और अफ्रीका का जो इजिप्ट कंट्री है वो आपके स्वेज नहर से जाके मिलती है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहां पे हो जाना है। और याद रखेंगे स्वेज नहर जो है वो रेड सी यानी कि लाल सागर पर बनी हुई है नहर। रेड सी यानी कि लाल सागर पर यह नहर बनी हुई है। तो याद रखेंगे 1956 में ब्रिटेन ने जो मिस्र पर आक्रमण किया था वो स्वेज नहर के मुद्दे को लेकर के किया था। तो ब्रुक्स नहर भी नहीं होना और सू नहर भी नहीं होना है। सो प्लीज कीप इन माइंड ऑप्शन बी यहां पे सही आंसर होगा। अगला सवाल है नंबर 6 में कि भारत की विदेश नीति का आधार क्या है। भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है जो इंडिया की, उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है? ऑप्शन है रूसी ब्लॉक का प्रचार करना यानी रशिया का प्रचार करना, या अमेरिकी ब्लॉक यानी कि अमेरिका का प्रचार करना, या गुट निरपेक्षता या फिर चीन का प्रचार करना। तो याद रखेंगे भारत की जो विदेश नीति वो किसी का प्रचार करना नहीं है, वो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया है। गुट निरपेक्षता का नीति का मतलब हुआ वो किसी का प्रचार नहीं करेंगे, वो खुद में अपने आप में क्या है, स्वतंत्र रहेंगे। तो ये भारत की विदेश नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति।
अगला सवाल है नंबर 7 में, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? भाई गुट निरपेक्षता का मीनिंग क्या है वो बताना है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन देख रहे हैं इधर, गैर फौजीकरण यानी कि डीमिलिटराइजेशन, या तटस्थ होना, फिक्स हो जाना, या मुद्दों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ऑप्शन सी होना है। गुट निरपेक्षता का कंप्लीटली मीनिंग यही होता है कि कोई भी मुद्दा होगा तो उसमें निर्णय लेने के लिए टोटली स्वतंत्र रहेंगे, वो किसी के अधीन नहीं रहेंगे। इसी वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाना है, आपका आंसर हो जाना है। गुट निरपेक्षता का अर्थ होगा मुद्दों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अगला सवाल है नंबर 8 में, नेफा का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि NEFA, नेफा का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न फुल एजेंसी, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न फार अवे एजेंसी, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न फार एजेंसी, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। तो याद रखेंगे नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। आज इसको हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। आज हम नेफा को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो वो ईटानगर हो जाना है। और ये एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये बात भी याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 9 में, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चीन और भारत की लंबी लड़ाई है, शुरू से लड़ाई है, आज़ादी के तुरंत के बाद से लड़ाई है। बट सवाल यहाँ पे है कि जो आक्रमण करा था वो कब करा था? अगस्त 1962 में किया था, या सितंबर 1962 में, या अक्टूबर 1962 में, या जुलाई 1965 में? तो याद रखेंगे लड़ाई तो हुई थी पहले अगर बात करें तो 1962 में, बट यहाँ पे महीना डाल दिया गया है तो इसलिए ऑप्शन सी लगाना है। अक्टूबर 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, भारत और चीन की लड़ाई। और मुद्दा क्या था? तो याद रखें मुद्दा बॉर्डर को लेकर के, क्या लेकर के? बॉर्डर को लेकर के भारत और चीन की क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी अक्टूबर 1962 में। अगला सवाल है नंबर 10 में, किस सम्मेलन के नए स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के जुड़ाव के शिखर को चिन्हित किया? यानी किस सम्मेलन, हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्फ्रेंस का, जिसमें नए स्वतंत्र एशियाई, जितने भी नए नए स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एशियन कंट्रीज थे और जो अफ्रीकन कंट्रीज थे, उन्होंने भारत के साथ जुड़ करके शिखर को चिन्हित किया था। याद रखेंगे बांडुंग सम्मेलन में हुआ था, या मलेशिया सम्मेलन में हुआ था, या सिंगापुर सम्मेलन, या मिस्र सम्मेलन? तो याद रखेंगे नीचे के तीनों सम्मेलन नहीं होगा, ऑप्शन ए होना है बांडुंग सम्मेलन में, जो कि 1955 में यह सम्मेलन हुई थी। और 1950 के दशक में, 40-50 के दशक में एशिया के और अफ्रीका के बहुत सारे नए नए कंट्रीज क्या हो रहे थे? स्वतंत्र हो रहे थे, ठीक है। और स्वतंत्र होने के बाद क्या कर रहे थे? बहुत सारे, अगर बात करें हम यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोप जो था क्या हुआ था, दुनिया दो गुट में बंटने की वजह से कुछ कंट्रीज अमेरिका के हाथ में जा रहे थे और कुछ कंट्रीज रशिया के हाथ में जा रहे थे। लेकिन बहुत सारे एशियन कंट्रीज और अफ्रीकी कंट्रीज ने क्या सोचा कि भाई किसी और के अधीन होने से मतलब है कि हम अपना एक अलग क्या बनाएं, गुट बनाएं। उसी गुट बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया था? बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग कॉन्फ्रेंस किया था 1955 में, ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 11 में, गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ वो बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। लेकिन कब हुआ वो सवाल है यहाँ पर। तो गुट निरपेक्षता यानी कि नाम जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ने अपना सम्मेलन किया, ठीक है, पहला सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन किया, वो किया था बेलग्रेड में। बेलग्रेड एक्चुअली एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है सर्बिया, ठीक है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, वहां पे हुआ था। बट कब हुआ था वो बताना है। ऑप्शन है 1960 में, 1950 में, या 1961 में, या 1965 में। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में 1961 में। अगला सवाल है नंबर 12, भारत और डैश, यहाँ पे खाली जगह दे रखा है, यहाँ पे देश का नाम घुसाना है, के बीच पंचशील समझौता हुआ था। यानी भारत और किसके बीच पंचशील समझौता हुआ था? ऑप्शन है यहाँ पर पाकिस्तान, चीन, यूएसए और यूएसएसआर। तो याद रखेंगे भारत और चीन के बीच, याद रखेंगे भारत और चीन के बीच में क्या हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। और यह पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। यह बात याद रखेंगे, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और यह समझौता हुआ था नेहरू एंड चाउ एन लाई के बीच में, चाउ एन लाई के बीच में हुआ था। यानी भारत की तरफ से नेहरू नेतृत्व कर रहे थे और चाइना की तरफ से चाउ एन लाई नेतृत्व कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, यह बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 13 में, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कारगिल युद्ध की बात कर रहे हैं, वो कब हुआ था? 1998 में, 1999 में, 2000 में, या 2001 में? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होना है, 1999 में कारगिल युद्ध हुई थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था कारगिल युद्ध, और इसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी। यानी भारत इस युद्ध को जीते थे, अच्छे से जीते थे, ठीक है। लेकिन यह सवाल था कि यह युद्ध कब लड़ी गई थी, तो 1999 में लड़ी गई थी, यह बात याद रखनी है।
अगला सवाल है नंबर 14 में कि जनता पार्टी की सरकार कब सत्ता में आई। जनता पार्टी की सरकार कब सत्ता में आई ये बताना है। ऑप्शन है 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो याद रखना है ऑप्शन सी होना है। जनता पार्टी की सरकार पहली बार 1977 में बनी थी और ये बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार बनी, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार। और यहाँ पे मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था, याद रखेंगे। और ये पहली पार्टी है जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी, जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी, जो पहली बार भारत की सत्ता को अपने हाथ में लिया था। और 1977 से पहले यहाँ पे कांग्रेस का राज चलता था, ठीक है, याद रखना है। कांग्रेस ही भारत पे क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी जो बनी वो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 1977 में बनी थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनाया था। और मोरारजी देसाई को उस वक्त का क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ये बात भी याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 15 में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति के संबंध में निर्देश देता है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो विदेश नीति के संबंध में निर्देश देता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 55। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा। विदेश नीति के संबंध में जो निर्देश देगा वो अनुच्छेद 51 देगा, यानी आर्टिकल 51 देता है। आर्टिकल 51 क्या अनुच्छेद क्या देता है, विदेश नीति के संबंध में निर्देश देता है, याद रखनी है। जहां तक बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 49 यानी कि 49 का, तो याद रखने जो हमारे सांस्कृतिक, याद रखना है जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक जो विरासत है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट यानी उसको संरक्षित करने का आदेश देता है, किसको, स्टेट को। वहीं पे अगर हम बात करेंगे आबिन आर्टिकल 50 का, तो याद रखना है आर्टिकल 50 में जो पब्लिक सर्विस होती है ना, जो लोक सेवा होता है, तो लोक सेवा में यहाँ पे क्या किया जा सकता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की शक्ति देता है, किसको, स्टेट को, यानी किसी भी राज्य को। संविधान क्या करता है, अनुच्छेद 50 के तहत लोक सेवा के कार्य में, लोक सेवा के तहत क्या करेगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की शक्ति प्राप्त होगी। जहां तक बात है अनुच्छेद 55 का, तो याद रखेंगे यानी प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं उसका चुनाव कैसे होना है, उनकी पूरी की पूरी मैनर दे रखी है किसमें, अनुच्छेद 55, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 55। अगला सवाल देखते हैं नंबर 16 में कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले पीएम यानी प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ब्लैंक भी थे और क्या थे वो बतानी है, यानी और कौन सा मंत्रालय अपने साथ रखे थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनके साथ साथ और कौन से मंत्रालय अपने साथ रखा था। स्वास्थ्य मंत्री बने थे, या फिर उनके साथ साथ विदेश मंत्री थे, या शिक्षा मंत्री थे, या कृषि मंत्री थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होना है। पंडित नेहरू जो थे पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, यानी विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री को अपने हैंड में रखे थे, विदेश मंत्रालय को अपने हाथ में रखा था। जहां तक बात है उस वक्त के स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री तो याद रखना है राजकुमारी अमृता कौर जी थी, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जी क्या थी, उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री थे, ये बात याद रखनी है। जहां तक शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो अबुल कलाम हो जाना है, अबुल कलाम जी हो जाने, ठीक है, ये बात याद रखनी है, अबुल कलाम आज़ाद जी होने। और जहां तक कृषि मंत्री की बात है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, उस टाइम पे कृषि मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था, तो ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 17 में कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद शक्तिशाली देश की विदेश नीतियों को अनेक देशों ने समर्थन क्यों दिया। जैसे हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी की पूरी दुनिया क्या हो गई थी, दो गुटों में बढ़ गई थी। एक गुट था आपका यूएसए और दूसरा गुट था आपका यूएसएसआर। यानी यूएसए में यूरोप के जितने भी यानी पूर्वी यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वो आपके तो यूएसएसआर में घुस रहे थे, और पश्चिमी यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे वो आपके यूएसए में साथ मिलकर के अपना एक गुट बना रहे थे। जो गुट बना था उसका वो बना था नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम बना था। और यूएसएसआर ने बनाया था वार्सो पैक्ट। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज यूएसएसआर का भी साथ दे रहे थे और बहुत यूएसए का भी साथ दे रहे थे। बट सवाल यहाँ पे है कि शक्तिशाली देश की विदेश नीतियों के अनेक देशों ने समर्थन किया था, लेकिन क्यों किया था। ऑप्शन है क्योंकि उन्हें फिर से उपनिवेश होने का डर था, या दूसरा क्योंकि मजबूत देशों ने उनका साथ दिया और उन्हें आर्थिक मदद दी थी, या फिर क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों ने ऐसा ही किया इसलिए ऐसा किया उन्होंने, या फिर क्योंकि वे अविकसित थे इस वजह से किया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर देशों ने शक्तिशाली देशों के विदेश नीतियों में जाकर के समर्थन किया था। रीजन यह था क्योंकि मजबूत देशों ने उनका साथ दिया था, ठीक है, और उन्हें आर्थिक मदद
मदद भी दी थी। इन दो वजह से उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों गुटों में से किसी एक गुट में जाना पसंद किया था, उनका समर्थन किया था। ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 18 में, भारत में किस देश की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर गंभीर प्रयास किए गए? भारत में किस देश के लिए, यहाँ पे देश का नाम दिया गया, वो कौन सा देश था जिनके स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला करके बहुत ही गंभीर प्रयास किए थे? वो मलेशिया के लिए था, या इंडोनेशिया के लिए था, या वियतनाम के लिए था, या सिंगापुर के लिए था? तो याद रखनी है, वो बी होना यहाँ पर। वो इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए क्या किए थे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला करके गंभीर प्रयास किए थे। किसके? इंडोनेशिया का। तो याद रखना है, इंडोनेशिया का अभी जो हो जाएगा वो जकार्ता होगा कैपिटल, राजधानी अगर बात करेंगे इंडोनेशिया का जकार्ता हो जाना है। मलेशिया का कुआलालंपुर होगा, कुआलालंपुर क्या हो जाना है आपका, मलेशिया का राजधानी हो जाना है। वियतनाम की अगर राजधानी की बात करेंगे तो वो हनोई हो जाना है, याद रखना है, हनोई। और सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है, सिंगापुर सिटी ही है इसका, किसका, सिंगापुर की राजधानी। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 19 में कि जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भविष्य में चीनी हमले को लेकर के, यानी कि चीन के हमले को लेकर के कौन आशंकित थे? किसके मंत्रिमंडल में? जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भविष्य में उनको शक था, उनको आशंका थी कि भाई भविष्य में आगे चल के फ्यूचर में चीन भारत पे क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। इस बात से आशंकित कौन थे? जगजीवन राम जी थे, या सी राजगोपालाचारी जी थे, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होना है, सरदार पटेल आशंकित थे। किस वजह से? कि भविष्य में चीन भारत पे क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। इस बात से आशंकित थे सरदार पटेल। अगला सवाल है 20 में कि चीन ने तिब्बत पर अपना आधिपत्य कब स्थापित किया? अब यहाँ पे बताना है, चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया था। एक्चुअली तिब्बत एक अलग देश बनाना चाहते थे अपने आप को, लेकिन चीन ने ऐसा होने नहीं दिया, उन्होंने अपना आधिपत्य उस पर स्थापित कर दिया। बट सवाल ये है कि उन्होंने कब स्थापित किया था, 1942 में, या 1945 में, या 1950 में, या 1960 में? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था, चीन ने तिब्बत पर आधिपत्य हासिल की थी 1950 में, 1950 में। अब आपने सुना होगा दलाई लामा के बारे में, तो याद रखेंगे दलाई लामा एक धार्मिक गुरु के नाम पे जाना जाता है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो दलाई लामा एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो तिब्बत से ही बिलोंग करते थे। जब तिब्बत पे चीन ने हमला कब्जा कर लिया तो चीन किसको, दलाई लामा को अरेस्ट करने की पुरजोर कोशिश की। तो तिब्बत से दलाई लामा को वहाँ से निकलना पड़ा और वो भारत आए, और भारत आकर के भारत से उन्होंने क्या मांगी, शरण मांगने शुरू की, और भारत ने उसको आसानी से शरण भी दे दिए 1959 में। याद रखना है, शरण दे दी उसको 1959 में। तो तब से दलाई लामा भारत में ही स्थित है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अगला सवाल है 21 नंबर में, मार्च 1947 में भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था? 1947 में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सरदार पटेल के नेतृत्व में, या डॉक्टर राधा कृष्णन के नेतृत्व में, या जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में? तो याद रखना है उस टाइम पे इस तरह के जितने भी सम्मेलन होते थे वह एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही ये सारे के सारे काम हो रहे थे। तो पंडित नेहरू यहाँ पे क्या होना है, आंसर होना है। 1947 में भारत में एशिया संबंध सम्मेलन जो नेतृत्व हुआ था वो किया गया था, नेतृत्व में आयोजित किया गया था वो नेहरू के नेतृत्व में। ये बात याद रखनी है। अगला सवाल है नंबर 22 में, यानी 1946 से 1964 तक, 1946 से 1964 तक भारत की विदेश नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में किसने गहरा प्रभाव डाला? तो 1946 से 64 तक बात करेंगे। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, या सरदार पटेल ने, या इंदिरा गांधी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? तो याद रखेंगे 1946 से 64 तक भारत की विदेश नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला था वो जवाहरलाल नेहरू ने डाले थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होना है। और एक बात यह भी याद रखना है, आजादी के तुरंत बाद से लेकर के 1964 तक पंडित नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इनकी देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, जो 1964 में बने थे, ठीक है। 1964 से 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि फिर 1966 में जाकर के लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया ताशकंद में। याद रखेंगे ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। फिर इनकी देहांत होने के बाद फिर इंदिरा गांधी को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस वजह से पहले प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे, पंडित नेहरू हो जाएंगे, दूसरे नंबर में प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, और तीसरे नंबर में प्रधानमंत्री आपका कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। और इनके साथ साथ ये भी याद रखना है कि भारत के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री अगर बोले तो वो भी इंदिरा गांधी ही होना है, ये बात आपने याद रखनी है।
अगला सवाल है नंबर 23 में कि नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा राजीव गांधी, चौथा है आपका वीपी सिंह। तो याद रखेंगे नेहरू के बाद राजीव गांधी ने क्या किया था, चीन की यात्रा किया था, वो भी 1988 में। तो क्या याद रखना है, राजीव गांधी नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे जो कि 1988 में किए थे। अगला सवाल है नंबर 24 में किस चीनी राष्ट्रपति ने 1956 में भारत की आधिकारिक यानी ऑफिशियल यात्रा की थी, ये बात बतानी है। तो किस चीनी राष्ट्रपति ने, ऑप्शन है हुआ गाओ फेंग, दूसरा है झाओ जियांग, या फिर चाओ एन लाई, या फिर ली पेंग। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होना है चाओ एन लाई। 1956 में भारत के चीन के राष्ट्रपति जो थे वो भारत की आधिकारिक यात्रा की थी 1956 में। आपको याद होगा पंचशील समझौता के बारे में अभी हमने पढ़ा 1954 में, जो कि 29 अप्रैल 1954 में क्या हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता जो कि भारत और चाइना के बीच में हुआ था, वो 1954 में हुआ था। ठीक है, उसके 2 साल बाद जाकर के 1956 में चीन के राष्ट्रपति चाओ एन लाई जी क्या किए थे, भारत की आधिकारिक यात्रा की थी। ठीक है, अगला सवाल है नंबर 25 यानी कि 25, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध कब बहाल हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक पुरानी जंग अभी भी जारी है जो कि आज़ादी के तुरंत बाद से शुरू हुई थी कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। तो उनमें अगर देखेंगे हम लोग राजनयिक संबंध थोड़ा अच्छा हुआ था, बहाल हुआ था, वो कब से, 1946 से, 1956 से, 1967 से या 1976 से। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होना है, जो कि 1976 से भारत और पाकिस्तान के बीच थोड़ी सी राजनयिक संबंध क्या हुई थी, अच्छी हुई थी, अच्छी बहाल हुई थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे उतार चढ़ाव आता गया और अब तक अगर देखा जाए तो सही ढंग से अभी तक संबंध बन नहीं पाई है। अब इन फ्यूचर देखते हैं कब हो पाती है। तो खैर ये था आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। लास्ट में ये कहूँगा, अगर वीडियो बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट, एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।